सबसे पहले आपको बताते हैं, सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अग्निवीरों के प्रदर्शन के बीच क्या ऐलान किया है, 30 सेकंड में पूरी खबर। अग्निपथ पर जारी हंगामे के बीच सरकार ने युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि तटरक्षक और रक्षा विभाग में असैन्य पदों और रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और असम राइफल में 10% व्यक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य कई विभागों ने भी अग्निवीरों के लिए नौकरियां उपलब्ध करवाने का वादा किया है। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या ऐलान किया। अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। यूपी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अग्निवीरों के इस सर्विस प्रशिक्षण को मान्यता देते हुए ग्रेजुएशन स्तर पर क्रेडिट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। वहीं अग्निवीरों को सर्विस के दौरान स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें नागरिक सेवाओं में अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और अन्य वित्तीय संस्थान अग्निवीर के लिए रोजगार के अवसरों की संभावनाएं तलाशने का काम करेंगे और उनकी योग्यताओं और कौशल के आधार पर आवश्यक छूट देते हुए रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगे। अब आपको यह बता दें कि जेपी नड्डा कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने युवाओं से खास अपील कर्नाटक से की है, वो आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में युवाओं से खास अपील की। यहाँ उन्होंने ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित किया। इसी दौरान नड्डा ने केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का जिक्र किया और युवाओं से पीएम मोदी पर भरोसा करने की अपील की। अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले युवाओं से जेपी नड्डा ने आंदोलन समाप्त करने और चर्चा का रास्ता चुनने की बात कही। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने के भी आरोप लगाए। तो युवाओं से कहा जा रहा है कि वो गुमराह ना हो, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो नकली उम्मीदवार बनकर आगजनी कर रहे हैं, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। कहां पर पकड़ा है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के नाम पर जारी हिंसा के बीच यूपी के सहारनपुर से बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पुलिस ने सेना के 5 नकली उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर युवाओं को भड़काने का आरोप है। पकड़े गए आरोपियों का कनेक्शन सियासी दलों से भी जुड़ रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़े लोगों में से एक आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जबकि एक आरोपी एनएसयूआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन इस खुलासे से एक बात तो साफ होती दिख रही है कि अग्निपथ को पद से भटकाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। तो देखिए किस तरीके से साजिश करके हिंसा फैलाई जा रही है, लेकिन कहां कहां पर हिंसा हुई है यह भी एक तस्वीर में आपको बताते हैं और किस तरह की कार्रवाई की गई है। 30 सेकंड में पूरी खबर। सेना में भर्ती के लिए आई नई स्कीम के खिलाफ आग और पत्थरबाजी का खेल राज्य दर राज्य बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के बाद यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी होते अब हिंसा की आग तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। योजना का विरोध करते हुए हिंसक उपद्रवी ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं। राहगीरों की परवाह किए बिना सड़कों पर भी पथराव कर रहे हैं। हिंसा के चलते आम जनता परेशान हो रही है, देश को नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि प्रदर्शन के नाम पर बवाल क्यों हो रहा है, मांगे रखने के नाम पर आगजनी और हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है, वो भी तब जब लगातार सरकार की ओर से आश्वासन दिए जा रहे हैं। केंद्र ने अग्निपथ योजना को लागू कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा हमें देखने को मिल रही है बिहार में। वहां की तस्वीर कैसी है, 30 सेकंड में पूरे राज्य की तस्वीर दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया तो मंशा साफ थी कि सेना में जाने की इच्छा रखने वाले अधिक से अधिक युवाओं का सपना साकार हो। लेकिन बिहार में इस योजना को अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। योजना के खिलाफ बिहार में लगातार चौथे दिन भी हिंसक विरोध का दौर जारी रहा। उपद्रवियों ने पटना जिले के मसौढ़ी में तारेगना रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान उपद्रवियों की ओर से पुलिस पर गोलीबारी और पथराव भी किया गया। इसके अलावा मौके पर मौजूद पत्रकारों के साथ भी मारपीट की घटनाएं सामने आई। अब आपको यह बता दें कि केंद्र सरकार ने तो फैसला ले लिया है एक अहम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में बवाल थामे नहीं थम रहा है। योजना के खिलाफ सड़क और रेलवे स्टेशनों पर हो रहा हिंसक प्रदर्शन अब बीजेपी नेताओं के घर तक पहुंच गया है। बीते दिन कई बीजेपी नेताओं के घर पर हमला किया गया, जिसके बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार ने बिहार के कई बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को 22 कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है।
अब आप देखिए, जैसे हिंसा हुई है इसमें अलग अलग कनेक्शन सामने आया। एक कनेक्शन सामने आया है उन कोचिंग संस्थान का जो छात्रों को पढ़ाते हैं। पुलिस ने क्या खुलासा किया, 30 सेकंड में पूरी खबर। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जिस तरह से विरोध के नाम पर हिंसा को हवा दी जा रही है, उससे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं कर सकते। वहीं बीते वक्त के साथ साजिश का पर्दाफाश भी हो रहा है। पटना में प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा में एक बार फिर से कोचिंग संस्थानों की भूमिका शक के घेरे में है। यहाँ के डीएम ने कहा कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल में कोचिंग संस्थानों के मैसेज और वीडियो मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जिसके बाद संभव है कि इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अब इस पूरी हिंसा में पुलिस की भूमिका पर भी संदेहास्पद ये भूमिका नजर आती है। सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की भूमिका क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के नाम पर बीते कई दिनों से बिहार को जलाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों से हिंसा की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन तो ले रही है, लेकिन इसका कुछ खास असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। हिंसा के मामले में एक्शन को लेकर बिहार के एडीजी ने बताया कि हिंसा और बवाल के मामले में पूरे बिहार में अब तक 130 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों और छात्रों से एक बार फिर से शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। बिहार में हिंसा चल रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और पुलिस की टीम जांच कर रही है। जांच कहां तक पहुंची है, पूरी खबर दिखाते हैं आपको 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के खिलाफ जिस तरह विरोध की आग कमने की जगह फैलती ही जा रही है, उससे पूरा देश हलकान है। लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर विरोध की आग कब थमेगी। वहीं इस सवाल पर बिहार के एडीजी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का दौर अभी कुछ और दिन तक चल सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आईबी के अलर्ट के साथ साथ बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने भी अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में बवाल को देखते हुए 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बैन किया गया है। ऐसे में अगर हिंसा के हालात नहीं सुधरे तो इंटरनेट पर बैन बढ़ाया भी जा सकता है। अग्निपथ स्कीम को लेकर अगर सोशल मीडिया पर आप कमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने कुछ गड़बड़ी की तो फिर पुलिस का शिकंजा कसेगा। पूरी खबर 30 सेकंड में। बिहार की राजधानी पटना में डिप्टी कलेक्टर को सांप्रदायिक सद्भाव से खिलवाड़ भारी पड़ रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक कुमार निर्वाचन विभाग में उप सचिव के पद पर हैं। आरोप है कि आलोक कुमार ने व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड की है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर बिना विचार किए कुछ भी पोस्ट करते हैं या किसी भड़काऊ पोस्ट को शेयर करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस लगातार सोशल साइट पर डाले जा रहे कंटेंट की मॉनिटरिंग कर रही है। योजना को लेकर जेडीयू और बीजेपी में भी संग्राम होने लगा है। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। ये राजनीतिक संग्राम क्यों आखिर हो रहा है, पूरी खबर 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के विरोध की आग में बिहार जल रहा है और राज्य की सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ घटी घटनाओं पर सरकारी अधिकारी और पुलिस मुख्यदर्शक बनी हुई है। वहीं इनके बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और प्रलंब सिंह ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। नीतीश कुमार सुशासन जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू को सिर्फ युवाओं की चिंता है। बिहार से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल यानी कि जौनपुर में किस तरह से हंगामा हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, पूरी खबर आपको दिखाएंगे 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में भी जमकर बवाल हो रहा है। सड़क पर उपद्रवियों की भीड़ बेखौफ होकर उपद्रव मचा रही है। ये तस्वीर यूपी के जौनपुर की है, जहां प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर उतरी उग्र भीड़ ने जमकर बवाल किया। उपद्रवियों ने पहले तो यूपी परिवहन निगम की बस पर पथराव किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, ये तस्वीर जौनपुर जिले में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन सामने आई, जहां रोडवेज की बस में आगजनी के अलावा एक जीप को भी आग में झोंक दिया गया। इसके अलावा कई बाइकों को भी जलाकर राख कर दिया गया है। हिंसा जरूर उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगातार चौकस है और कार्रवाई की जा रही है। कैसा एक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस ले रही है, पूरी खबर 30 सेकंड में। बीते कई दिनों से यूपी हिंसा की आग में जल रहा है। पुलिस हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। बावजूद इसके बवाल जारी है। पहले 10 जून को यूपी के कई शहरों में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की आग भी धधक रही है। इन दोनों मामलों में पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस के अनुसार हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक कुल 755 लोग पकड़े गए हैं। इनमें 415 लोगों की गिरफ्तारी 3 जून और 10 जून को घटी घटनाओं के मामले में की गई है, जबकि अग्निपथ योजना के विरोध से जुड़े मामले में 340 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अब खबर आपको दिखाते हैं बलिया में, जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पुलिस की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और बलिया से हिंसा की क्या तस्वीर सामने आई, देखिए 30 सेकंड में। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी के बलिया में जमकर उपद्रव मचाया गया। वहीं अब पुलिस उपद्रवियों का हिसाब किताब कर रही है। विरोध की आड़ में हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बीच एक स्थानीय अदालत ने विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 109 लोगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल के बीच उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगाने के साथ ही कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद से यह धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी हिंसा को फैलाया जा रहा है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। यूपी के अलीगढ़ में हिंसक घटनाओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी जारी है। अलीगढ़ के एसपी ने बताया कि हिंसा भड़काने के आरोप में अलग अलग क्षेत्रों से अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हिंसा के आरोप में 35 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 संस्थानों के निदेशक को जेल भेज दिया है, जिन पर छात्रों को उकसाने का आरोप है। वहीं पुलिस ने बताया कि हिंसा प्रभावित टप्पल क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के दौरान क्या कर रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि पूरे देश भर में किस तरह से नेताओं की प्रतिक्रिया। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। अग्निपथ योजना के खिलाफ जहां देश भर में हिंसक विरोध का दौर चल रहा है, सड़कों पर खुलेआम आगजनी और हिंसा फैलाई जा रही है, वहीं ऐसे समय में भी सरकार विरोधी दलों को सियासत सूझ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की घोषणा की है, जहां कांग्रेस के सांसद और नेता मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकालने की घोषणा भी की है। अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर ली है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ जहां देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग लगाई जा रही है, वहीं राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसे लेकर बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पास किया। राजस्थान सरकार की माने तो स्कीम के माध्यम से युवाओं के सपने को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देश हित में इस योजना को वापस लेना चाहिए। अब आपको बता दें महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हिंसा भड़क रही, लेकिन महाराष्ट्र से क्या तस्वीर सामने आती है, भी दिखाते हैं आपको 30 सेकंड में। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अलग अलग दलों के नेताओं की बैठक हो रही है, जहां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की नीतियां तैयार की जा रही है। इसी क्रम में कल महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक हुई, जहां पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी बैठक कर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को जिताने की नीतियों पर चर्चा की। बता दें कि एमएलसी की 10 सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होंगे, जहां 11 उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन नेता जो है गंभीर तरह के आरोप लगा रहे हैं। रवि राणा का क्या कुछ कहना है, ये आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक रवि राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि राणा ने कहा कि अमरावती पुलिस मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर खार के घर पर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरावती पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, ताकि मुझे विधान परिषद के चुनाव से दूर रखा जाए। आपको बता दें कि विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े मामले को लेकर फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र से एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश लेके आते हैं, जहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई की जा रही है, कहां-कहां पर लाउडस्पीकर हटा दिए, पूरी खबर दिखाते 30 सेकंड में। देश भर में लाउडस्पीकर उतारने के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम किया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक प्रदेश में 1,32,000 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को या तो उतार दिया गया है या फिर उनकी आवाज को तय मानकों के अनुसार कम कराया गया है। प्रदेश भर में सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,190 लाउडस्पीकरों को उतारने का काम किया गया। वहीं 57,262 लाउडस्पीकरों की आवाज तय मानकों के अनुसार कम कराई गई है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकरों को स्कूल और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए सौंपा गया है।
अब आपको लेकर आते हैं दिल्ली, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। जमानत अर्जी दी, लेकिन अब भी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से कानून का जोरदार झटका लगा है। दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने जैन को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा यह प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जैन ने अपनी बीमारी के संबंध में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जिससे उनकी बीमारी के दावे को सच माना जाए। देश की राजधानी दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली में, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया है। यह हंगामा आखिर किया क्यों है, 30 सेकंड में समझिए। तस्वीरें मुंबई की बोरीवली की है, जहां शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हंगामे के बीच दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प भी हुई और ये झड़प महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के सामने हुई। दरअसल इस दौरान आदित्य ठाकरे मुंबई की बोरीवली में एक ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। आरोप है कि ब्रिज का श्रेय लेने को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि इसके बाद पुलिस के दखल देने के बाद इसी तरह बवाल को शांत कराया गया। आज अगर आप दिल्ली में रहते हैं और जाम से परेशान हैं तो आपको निजात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात आपको देने वाले हैं। कहां पर शुभारंभ होगा, कौन सी वो सौगात है, 30 सेकंड में बताते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ ही पीएम मोदी 5 अंडरपास का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे जाम से भी राहत मिलेगी। इस योजना का 6ठा अंडरपास यातायात के लिए बाद में खोला जाएगा। इस टनल के खुलने से रिंग रोड के रास्ते नई दिल्ली क्षेत्र में आना जाना अब आसान हो जाएगा। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको लेकर चलते हैं उपचुनाव की खबरों को। उपचुनाव की खबर कहां से आ रही है? आजमगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। और यह हॉट सीट इसलिए है, क्यों है हॉट सीट, दिखाते हैं 30 सेकंड में। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए 23 जून को उपचुनाव होना है। इससे पहले तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से आज खुद सीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। दौरे के क्रम में सीएम योगी यहां 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी ने जहां दिनेश लाल यादव उप निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है, जबकि बीएसपी की ओर से गुड्डू जमाली को टिकट दिया गया है। चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित है, लोग परेशान हैं। किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है, देखिए 30 सेकंड में। बीते कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से असम में बाढ़ की स्थिति विकराल हो चली है। राज्य के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जल संकट के बीच हजारों की संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। बाढ़ प्रभावित अलग अलग इलाकों में सेना की 10 से अधिक टीमें तैनात है। वहीं बचाव अभियान के तहत सेना के जवानों ने अब तक 3000 से अधिक लोगों को संकट से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया है। नीरज चोपड़ा, भारत की शान, एक बार फिर ऐसा भाला फेंका कि गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। लेकिन गोल्ड मेडल उन्हें कहां मिला है और भाला कितनी दूरी तक फेंका, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। अब की बार नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रहे कुर्ताने गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। यहां नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड 86.69 मीटर दूर भाला फेंका, जहां उनकी बराबरी कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया। बता दें कि नीरज चोपड़ा के लिए सोने का ये सफर काफी मुश्किल भरा रहा। पूरे इवेंट के दौरान बारिश होती रही, जिसकी वजह से फिसलन की परेशानी रही। लेकिन नीरज चोपड़ा गिरने के बाद फिर खड़ा हुए और गोल्ड मेडल अपने नाम करके ही दम लिया। काबुल में एक जोरदार धमाका हो गया और धमाके में एक शख्स की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए। इस धमाके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। पूरी खबर 30 सेकंड में। अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार को गुरुद्वारा कारते परवा पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें गुरुद्वारे के गार्ड की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हमले को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि काबुल में स्थित करते पारवा गुरुद्वारे पर कायराना आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूँ। मैं इस बर्बर हमले की निंदा करता हूँ। आपको बता दें कि आतंकियों ने विस्फोट और गोलीबारी के बाद गुरुद्वारे में लोगों को बंधक भी बना लिया था।
जानकारी के अनुसार इस हमले के पीछे ISIS खुरासान का हाथ है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और भारत का दौरा क्यों खास है, क्या विशेष रहेगा, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमन भारत दौरे पर हैं। 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे AK अब्दुल आज भारत बांग्लादेश के संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मुलाकात होगी, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान कोविड-19 से लड़ाई में सहयोग और सीमा प्रबंधन के साथ साथ सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं दौरे के अगले दिन यानी सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका अपडेट बताते हैं। जो बाइडेन इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, अमेरिका कितनी मदद कर रहा है, पूरी खबर 30 सेकंड में। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को 115 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये जंग थम नहीं रही। रूस वार कर रहा है तो यूक्रेन की ओर से पलटवार हो रहा है और इसके बीच अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए $1 करोड़ देने का ऐलान किया है, जिस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर तंज कसा और कहा कि दुनिया में अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है। अमेरिका खुद को भगवान समझता है, लेकिन सच है कि वो अपने सहयोगियों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करता है। साथ ही पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को सलाह दी कि वो किसी के बहकावे में न आए। तो खबरों का तूफानी बुलेटिन अब खत्म होने वाला है, लेकिन निराश मत होइए, कल फिर आएंगे, आपको हर खबर बताएंगे आपके शहर की, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में 30 खबर।